स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वालिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू किया था और आई थिंक सो क्वालिटी साइकिल तक हमने काम कर लिया था। क्वालिटी साइकिल को हमने डिटेल से समझने की कोशिश की। अगेन कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई ऐसा रेफरेंस देना है आपके जहन में जिससे ये साबित हो कि जो हमारा मजहब है इस्लाम, वो भी एक क्वालिटी रिलीजन है। इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस रेफरेंस से कोई हदीस या कोई कुरान की आयत आपके जहन में है या कोट करना चाहेंगे जिससे ये साबित हो कि वाकईतन हमारा जो मज़हब है वो भी क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देता है, ना कि क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस दे। इसका ये मतलब नहीं है क्वांटिटी की इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी के ऊपर क्वालिटी आती है। तो आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ एज ए टिप, ये क्वालिटी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इनकी बेस जो है वो हमारा रिलीजन ही है। बेशुमार हदीस और आयात हैं जिनसे ये साबित होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी। लेकिन जस्ट एज ए रेफरेंस, आपके जहन में कोई चीज़ ऐसी है जिससे ये साबित हो कि हमारा जो दीन है वो भी क्वालिटी की बात करता है? कैसे करता है, उसके रेफरेंस से कोई आयत या कोई बात बताएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो अमाल हैं उनको सब की डिपेंडेंसी जो है वो नीयतों पे है। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी डायरेक्टली बताती है कि जितने कॉन्सेप्ट अब तक भी हमने पढ़े हैं और आगे भी जितने पढ़ेंगे वो सारी एक हदीस के ऊपर चलते हैं, और जिसके रेफरेंस से ये सारे कॉन्सेप्ट्स दुनिया के अंदर या किताबों में मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को एडमिट करता है कि उसने भी ये चीज़ वहीं से ली हुई है। जी जी, ये भी सही है, लेकिन एक बड़ी ही डायरेक्ट चीज हदीस है जो कि क्वालिटी को एक्सप्लेन कर देती है। एक हदीस है जी जिसका नोट कर लीजिएगा, ये उसके रेफरेंस से है, क्वालिटी के कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से है कि इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन उसके गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। ये हदीस आपने कई दफ़ा सुनी होगी, ज़रा गौर करें। ये सारे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें। क्वालिटी साइकिल को गौर से देखें, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, वो सारा इस हदीस की एक्सप्लेनेशन है, एलेबोरेशन। ये जिसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटल अप्रोच के ज़रिए से अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं तो आपके पास क्वालिटी आ जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे किस तरह से डायरेक्टली तौर पे क्वालिटी को एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट जिस बंदे ने दिया हुआ है, डॉक्टर डैमिंग ने, उससे जब पूछा गया था तो उसने भी यही कहा था कि मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट इसी हदीस से लिए कि आपका हर आने वाले दिन आपके गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। तो आप अपने हर आने वाले दिन को गुजरे हुए दिन से बेहतर करना शुरू कर दें
तो देख लें कि आपके पास क्वालिटी आती है कि नहीं आती है। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अभी भी हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो भी इसी हदीस के गिर्द घूमते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के, ये निचोड़ है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है। तो ये यानी कि इतने पावरफुल हमारे पास तालीमात हैं, उनको अगर हम इम्प्रूव करना, इनको अप्लाई करना शुरू कर दें तो वही सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का आजकल सबसे बड़ा क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे बड़ा जार्गन या जो नारा है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का है। और आप देख लें कि वो कहाँ से आया हुआ है, वो हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था कि आप दिन ब दिन अपने रोजाना की बुनियाद पे इंप्रूवमेंट करते चले जाएं तो यू विल अचीव द क्वालिटी। आप क्वालिटी को अचीव करना शुरू करते हैं। लेकिन आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का। अब देखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। तो आप में से कोई बताएगा जी पहले जरा एक्यूरेसी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो एक्यूरेसी क्या होती है जी, कोई बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी? और इन दोनों को हम इकट्ठे लेंगे जी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। पहले एक्यूरेसी को देखें। एक्यूरेसी क्या होती है जी? देखिए इन दोनों को आपस में गड़बड़ ना करें, दोनों को पहले सेपरेटली लें, फिर हम इनको मिलाएंगे। जी हसाम आप सही कह रहे हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे। आप अपना माइक यूज कर सकते हैं। चलिए कोई और भी बता दीजिए, एक्यूरेसी की कोई एग्जांपल देंगे। ये फातिमा सही कह रहे हैं आप। एक्यूरेसी इज द, आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस। एक्यूरेसी के अंदर डिग्री ऑफ करेक्टनेस होती है कि आप कितने सही हैं। इसका मतलब है कि आपके सामने दो चीजें होंगी, एक ये है कि टारगेट आपका क्या है। आप पहले टारगेट डिसाइड करते हैं कि ये चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो उस टारगेट को कितना सही आप अचीव करते हैं, दैट इज द करेक्टनेस। ये ऐसी है जिस तरह से हम ये लेक्चर ले रहे हैं, तो आज हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स को का एक टारगेट है, एक इसका स्टैंडर्ड है कि इनके ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी ये डेफिनेशन है, इनका ये अंडरस्टैंडिंग है। इन अंडरस्टैंडिंग को कितना सही तौर पे हम लेते हैं, कंपेयर करते हुए सही के साथ अपने कॉन्सेप्ट जो बनाते हैं उसको कंपेयर करते हैं, जितना सही हम कर लेते हैं दैट इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस। इसी तरह से हमने जो एग्जांपल लास्ट लेक्चर के अंदर क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिहाज से डिस्कस की थी, उनको भी अगर आप मद्देनजर रखें तो उसके अंदर कितनी सही चीजें पाई जाती हैं स्टैंडर्ड के लिहाज से, दैट इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस। करेक्टनेस के अंदर एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इसी चीज को साथ रखते हुए अगर हम प्रिसीजन को देखें तो वो क्या होगी जी? प्रिसीजन क्या होती है जी? अगर दिस इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होती है जी? जी कोई डिफाइन करेगा जी प्रिसीजन को? जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रिसीजन को जिस तरह से हमने करेक्टनेस के अंदर या एक्यूरेसी के अंदर कहा कि हमारे पास एक टारगेट होता है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो प्रिसीजन के अंदर टारगेट के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि जो आप रिजल्ट्स अचीव कर रहे होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि वो एक दूसरे के नजदीक कितने हैं। इस वजह से इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं, प्रिसीजन की डेफिनेशन करते हैं, तो दिस इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी की डिग्री होती है। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी।
कि हम कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, हमारे रिजल्ट्स कितने एक दूसरे के नजदीक हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड या टारगेट को नहीं देखा जाता। अगर हम स्टैंड अलोन परसियन की बात करें, स्टैंड अलोन परसियन की बात करें, तो उसके अंदर रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है कि वो एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। इस चीज को जरा समझने के लिए जरा इस स्लाइड को देखें, परसियन और एक्यूरेसी को, कि ये हमारे सामने एक निशाना लगाने वाला तख्ता है जिसके ऊपर हम निशाना लगाते हैं। इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले एक्यूरेसी को देखें, तो एक्यूरेसी के अंदर हमारा टारगेट सबसे पहले हमने देखना होता है। और इसमें टारगेट क्या होता है? ये सेंट्रल जो सर्कल है जिसको बुल्स आई भी कहा जाता है, ये बुल्स आई हमारा टारगेट होता है। अगर हम निशाने लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 6 निशाने लगाते हैं और पहला निशाना लगाते हैं जो कि इस बुल्स आई के ऊपर जाके लगता है, तो इसका मतलब हमने टारगेट को अचीव किया। इसका मतलब वी हैव हाई एक्यूरेसी, वी हैव हाई एक्यूरेसी। ये दूसरे सर्कल्स की तरफ देखें, दूसरे जो ये पोर्शन नजर आ रहा है आपको, इसमें अगर आप पहला निशाना लगाते हैं जो कि यहाँ पे आउटर सर्कल के ऊपर जाके लगता है, तो टारगेट तो हमारा ये वाला था, लेकिन निशाना यहाँ पे लगा, तो इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी लो है। तो इसके अंदर एक्यूरेसी लो होगी क्योंकि टारगेट्स हैं बहुत दूर हैं। इसको हम डिग्री ऑफ करेक्टनेस कह रहे होते हैं। अब डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि हम अब टारगेट को नहीं देखेंगे, टारगेट देखे के ऊपर नहीं देखेंगे, बल्कि जो हम 6 निशाने हमने लगाए हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। अगर वो सारे के सारे एक दूसरे के नजदीक हैं तो हमारे पास परसियन की डिग्री हाई है। ये जो आखिरी सर्कल्स के अंदर देखें, इसमें हमने 6 निशाने लगाए, ये 6 के 6 निशाने एज कंपेयर टू द फर्स्ट सर्कल, उसके लिहाज से ये सारे स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो परसियन है वो लो है, क्योंकि ये निशाने सारे एक दूसरे के नजदीक नहीं लगे, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अब इसमें ये तीसरे सर्कल को देखें, इसके अब दोनों को मिला लें, कंसिस्टेंसी को भी साथ देखें और करेक्टनेस को भी, परसियन को भी साथ देखें और एक्यूरेसी को भी साथ देखें, तो उसको एक वन बाय वन तमाम सर्कल्स के साथ लिहाज से देखें, तो यहाँ पे हम टारगेट के भी नजदीक हैं और सारे के सारे निशाने एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी है और हाई परसियन है। यहाँ पे हम टारगेट से दूर हैं लेकिन निशाने सारे के सारे एक दूसरे के साथ हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हाई परसियन है लेकिन एक्यूरेसी लो है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास निशाने एक दूसरे के से कंपैरेटिवली दूर हैं लेकिन टारगेट के नजदीक हैं, तो हाई एक्यूरेसी है और लो परसियन है। और यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है, ना ही एक्यूरेसी है और ना ही परसियन। अब ये तो है कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी का और परसियन का। अब क्वालिटी के लिहाज से देखिए हमें क्या चाहिए, आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता है। आइडियल सिनेरियो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला, कि जिसके अंदर हमारे पास हाई एक्यूरेसी भी है, हम टारगेट के भी नजदीक हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, मुस्तकिल मिजाज भी हैं और टारगेट को भी अचीव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम क्वालिटी की अचीवमेंट की बात करते हैं तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। इसको हम इस चीज को अचीव करना है कि हम कंसिस्टेंट भी हो, हम हाई एक्यूरेसी भी हो, लेकिन अचीव करते हुए यकदम ये चीज नहीं आती है। वही बात है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली। आप आहिस्ता आहिस्ता अचीव करते हैं, आप एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर दोनों चीजें अचीव नहीं होंगी, सर्टेन एक्सटेंट तक अचीव होंगी, जितना आप अच्छा काम करेंगे उतनी चीजें अचीव हो रही होंगी। फिर आप उनको एनालाइज करते हैं, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर मजीद चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, फिर मजीद बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप हाई एक्यूरेसी और हाई परसियन को अचीव करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे सामने दोनों चीजें क्वालिटी के अचीवमेंट के लिए जरूरी होती हैं कि हम अपने टारगेट को भी समझें कि हमने क्या अचीव करना है और उसके भी नजदीक जाएं, और हर रिजल्ट जो है जो हम अचीव करते चले जाएं वो एक दूसरे के नजदीक हों, कंसिस्टेंट हों, और उसके लिहाज से फिर क्वालिटी अचीव होती चली जाएगी। अगर इन दोनों को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आपका सफर लंबा हो जाएगा, फिर आप सही तरीके के साथ अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच के जरिए से इन दोनों चीजों को साथ साथ रखते हुए, एक्यूरेसी को भी और परसियन को भी साथ रखते हुए हम इस चीज को लेके चलते हैं। इसकी बड़ी वाज़ेह एग्जांपल हमारा दीन इस्लाम है। आप देखिए दीन इस्लाम के अंदर जो चीजें बार बार करने के लिए कही जाती हैं, जैसे नमाज है, रोजा है जो आजकल इत्तेफाक से माह से हम चल रहा है, वो है, इस तरह ज़कात देना है, हज करना है, ये जितनी इबादत हैं और हमारा एक वे ऑफ लाइफ बनाने की कोशिश की जाती है, गौर से देखें इसके अंदर एक्यूरेसी और परसियन, एक टारगेट है और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ उन चीजों को अचीव करने की कोशिश की जाती है, और आहिस्ता 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 इंसान उन चीजों की कोई मंजिल के नजदीक होना शुरू हो जाता है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हुई है, और हम उनको अचीव करना शुरू कर देते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर
वो तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जो क्वालिटी ओरिएंटेड होती हैं, और अल्टीमेटली तौर पे हम सही रास्ते पे आ जाते हैं। यकदम कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा कर लें लेकिन मुसलसल करें, थोड़ा करें लेकिन मुसलसल करें, तो आपके सामने उसके रिजल्ट्स बेहतर से आना शुरू हो जाते हैं। वेले दियां नमाज़ां होंदियां ने ते वेले दियां टकरां होंदियां, पंजाबी की मिसाल है, वो भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो ये है जनाब प्रेसिजन और एक्यूरेसी। जी क्लियर हुआ जी प्रेसिजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है? तो क्वालिटी को अचीव करने के लिए ये दोनों चीजें लाजम मलजूम है, आपको दोनों को मद्देनजर रखना होगा। ये भी उसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल और जिस तरह क्वालिटी एश्योरेंस एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं, इसी तरीके के साथ ये प्रेसिजन और एक्यूरेसी जो होती है ये आपको कोऑर्डिनेट करती है और इन चीजों को साथ साथ आपको लेके चलना होता है। इसके बाद है जी कॉन्सेप्ट गोल्ड प्लेटिंग का। किसी को आइडिया है जी गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है? सेंटेंस नोट कीजिएगा जी। गोल्ड प्लेटिंग इज नॉट अलाउड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर गोल्ड प्लेटिंग अलाउड नहीं है। जी कमर आप सही कह रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज देना, इसको चाहे आप अपनी आम जुबान के अंदर स्लैंग लैंग्वेज के अंदर शशके कह लें, फ्रंट एंड को बेहतर बना देना, डिजाइनिंग करना, वो ऐसी चीजें जो कि कहीं नहीं गई, ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ रही हैं, ना फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ रही हैं, कस्टमर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको बना के दे रहे हैं, तो दैट इज द गोल्ड प्लेटिंग। उसने कहा नहीं है लेकिन आप कहते हैं जी हमारा कस्टमर खुश हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये अलाउड नहीं है, बड़ी वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है, एडवाइस किया जाता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो आपको स्कोप दिया गया आप उसी के अंदर रहें और वही चीज़ बनाएं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये अलाउड क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन? जब आपका कस्टमर एक एक्स्ट्रा चीज़ देने से खुश हो जाता है, जैसे आप भी देखते हैं कि आप कोई चीज़ लेने जाते हैं उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे दी जाए, या गाँव के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता था, आजकल पता नहीं है कि नहीं है, जिसको हम चूंगा कहते थे, तो चूंगा लेने के लिए हम अक्सर औकात बड़ी महंगी चीज़ भी खरीद लेते थे, बड़े खुश होते थे कि जनाब हमें चूंगा मिला या एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है, या कोई भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे दे हम बड़ी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अलाउड। जी आशीष को एक्सप्लेन करेंगे कैसे टाइम एंड कॉस्ट क्या इम्पैक्ट? अगर आप अपना माइक ऑन करके एक्सप्लेन करें तो आई थिंक सो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। माशाल्लाह खाना खाया जा रहा है, क्या खा रही हैं? अब आपने देख लिया हमें वो बॉल बना के दे दी है कि जनाब चक्का लगाया जाए। जी फातिमा सही आप कह रहे हैं कि अगर आप गोल्ड प्लेटिंग की तरफ जाएंगे, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देने की कोशिश करेंगे, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट योर कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स विल बी डिस्टर्ब। हमारी कॉस्ट और टाइम की क्योंकि रिक्वायरमेंट्स की तो डिस्टर्ब हो गई, आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज दे रही हैं, ज़रा उनको पूरा करने के लिए टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, और ये खदशा हमेशा रहता है कि जब आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज देंगे तो आपकी ओरिजिनल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो वायलेट होंगी, और उनकी वायलेशन की वजह से फिर आपको कंट्रोल मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। और ये काम अगर सारे टीम मेंबर्स करना शुरू कर दें तो आप देखें बात कहाँ पे जाएगी। तो इस वजह से वैसे ही ऑलरेडी जो टाइम के कंस्ट्रेंट्स हैं और कॉस्ट की कंस्ट्रेंट्स हैं और फंक्शनैलिटीज की कंस्ट्रेंट्स होते हैं बड़ी टाइट होती हैं, और जब ऑलरेडी वो टाइट हैं और उसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे
तो ज़ाहिर है कि वो आपका ओवरऑल सारा की सारी ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी और काम सही तरीके से आज़ाद नहीं होगा। तो इस वजह से गोल्ड प्लेटिंग जो है इट इज़ नॉट अलाउड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और अगर आपने बहुत भी करना चाह रहे हैं तो टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर टीम लीड और द प्रोजेक्ट मैनेजर। इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीड अलाउ यू देन यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन ये बहुत कम होता है, शाज़ और नादर ही होता है। सबसे पहले हमारे पास वैसे ही इतने बहुत टाइट स्केड्यूल चल रहा होता है, कॉस्ट की कंस्ट्रेंट बड़ी टाइट लगी होती हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और फिर डिपेंडेंसी होती है दूसरे मेंबर्स के ऊपर, वो भी काम साथ कर रहे होते हैं और इसी माहौल के अंदर हो रहा होता है। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो नहीं की जाती। तो दिस वाज द गोल्ड प्लेटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दी, इसको जरा आप में से कोई एक्सप्लेन करे कि क्वालिटी इज प्लान्ड इन नॉट इंस्पेक्टेड इन। इसका क्या मतलब है जी? कहा जाता है जी क्वालिटी इज प्लान्ड नॉट इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन के जरिए से अचीव नहीं होती, बल्कि क्वालिटी प्लानिंग के जरिए से अचीव होती है। जी कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुस्तफीज आप ये अपना क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिएगा, ये मुझे एंड पे याद करवाइएगा, इसका मैं डिटेल से आंसर दूंगा। सर इसका मतलब ये है कि जो है क्वालिटी जो है ना वो पहले से प्लान करके अचीव की जा सकती है। अगर हम पहले पहले गलतियां निकाल लें उसके बाद क्वालिटी करेंगे तो फिर उस तरह ओवरऑल तो चीजें डिस्टर्ब होती है। जी हनान सही कह रहे हैं। इसको मजीद अगर आगे आगे लेके चलें तो देखें, क्वालिटी सिर्फ एक बंदे की किसी जगह पर भी आप अचीव करना चाहें, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको हर जगह के ऊपर उसको अचीव करने की ज़रूरत होती है। जब आपने हर जगह पे और हर डोमेन के अंदर इस चीज़ को लाना होता है तो उसके लिए इसके लिए की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, सब लोगों के लिहाज से कामों को देखेंगे, उनमें क्या चीज़ सबसे बेहतर हो सकती है उसको अप्लाई करेंगे, हर जगह के ऊपर करेंगे, फिर अचीव होती है। अभी आप में से किसी ने कमेंट किया था कि काम करने के बाद गलती को देखना और ठीक करना और पहले से इन चीज़ों को देख के लेके चलना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। क्वालिटी को अगर आपने अचीव करना है तो पहले दिन से इस चीज़ को सामने रखें कि आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है और उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। और साथ साथ फिर इंस्पेक्शन को साथ लाएं कि आप देखें कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सही को कंटिन्यू करें और उसको बेहतर करते चले जाएं और गलतियों को दूर करें और उनको ख़त्म करें। तो फिर ये साइकिल चलता है, वही क्वालिटी साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है। एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज नहीं आती। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि क्वालिटी इज प्लान्ड इन नॉट इंस्पेक्टेड इन। इंस्पेक्शन क्वालिटी प्लानिंग के साथ चलती है। आप देखेंगे आज आप एक काम शुरू करते हैं, शुरू से उसका डिटेल से होमवर्क करते हैं कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, उसकी लाइन ऑफ एक्शंस क्या होंगी, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसकी डोमेन क्या होगी, क्या किन बाउंड्रीज के अंदर रह के आपने काम करना है, किन बाउंड्रीज के अगेंस्ट आपने नहीं जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्कोप क्या होता है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये चीजें अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो आपके सामने चीजें, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही जा रहे हैं और आप चीजें अचीव कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो चीज गलत होगी बड़ी जल्दी आपके सामने आइडेंटिफाई होकर आ जाएगी और आप उसके ऊपर प्रोएक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और फिर जो प्रोएक्टिव एक्शंस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे, आप टोटली इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो वो वक्ती तौर पे तो आपको चीजें दे सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर चीजें जो एक आपके सामने फाउंडेशन बनती है और मुसलसल चीजों को खत्म करके प्रोसेस ओरिएंटेड आप बनते हैं, वो नहीं लेके जाएगी। उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा और अल्टीमेटली तौर पे फिर आप फेडअप हो जाएंगे और वो चीजों को आप लेके नहीं चलेंगे। लेकिन आप शुरू से चीजों को सही लेके चलेंगे, प्रोएक्टिव होकर चलेंगे, फ्यूचरिस्टिक होकर चलेंगे, आप एक विजनरी विजन के तौर पे चीजों को साथ लेके चलेंगे, तो आप पहले से असेस करना शुरू कर देंगे कि आपके लिए बेहतरीन चीज क्या हो सकती है और गलत चीजें क्या हो सकती हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। इस वजह से ये चीज कही जाती है कि क्वालिटी आपकी प्लान्ड होती है,
प्लान्ड इन होती है, नॉट इंस्पेक्टेड इन। इन चीज़ों को आप अपने तौर पे शुरू करें अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, तो आपको ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आएंगी कि एक काम आप करते हैं विदाउट प्लानिंग, और एक वही काम या कोई दूसरा काम आप करते हैं विद प्लानिंग। डिटेल्ड होमवर्क करके करते हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर जिस तरह असूल हैं उनके तहत करके चलते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स के अंदर कितनी क्वालिटी आती है, आप कितने बेहतर शक्ल के अंदर रिजल्ट्स हासिल करना शुरू कर देते हैं, और काम करने के अंदर आपको एक एतमाद आता है कि आप सही चल रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं और सही रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। जब आप प्लान नहीं चलते हैं तो फिर आपके पास जब गलतियां आती हैं तो गलतियों का अपना एक इम्पैक्ट भी होता है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, फ्रस्ट्रेशन लेके आती हैं, डिप्रेशन लेके आती हैं, और फिर वो आपके ऊपर उसका असर होता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप प्लानिंग के साथ चलें, थॉट प्रोवोकिंग चलें, चीज़ों को बेहतर करें और सीखें चीज़ों को। कहते हैं गलती, इसी के साथ एक चीज़ आता है ना कि गलती करना कोई ऐसा मसला नहीं होता, गलती सारी करते हैं, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों से जो सबक नहीं सीखते वो काम बड़ा खराब है, वो फिर ब्लंडर होता है। तो जो एक दफ़ा गलती आ जाती है या प्लान है उसको प्रॉपरली कर लेते हैं, उसमें से गलतियां निकाल लेते हैं, तो वो फिर आपके लिए एक एसेट बन जाती है, फिर आप बेहतर शक्ल के अंदर होते हैं। जी बिल्कुल उसामा, आपने सही कहा, फेल टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। फातिमा, इसमें फर्क है, इस चीज को समझ लें। जो होती है ना छोटी मोटी चीजें, छोटे से टास्क होते हैं, उनके अंदर डिटेल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, या वो काम जिनको आप पहले कर चुके होते हैं और उनके रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे स्मार्ट वर्किंग की जरूरत होती है, वहां पे स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। उसमें आप अननेसेसरी प्लानिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बोझ लगती है। जो होते हैं ना बड़े सब्सटेंशियल टास्क, बड़े टास्क होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन वो जब आप काम कर रहे होते हैं वहां पे प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके सामने गलती या गलत रास्ते के ऊपर चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये वाली चीज वहां पे आती है। आप इसको खुद असेस फील करके देख लें कि आपके जो छोटे मोटे टास्क हैं उसमें ज्यादा डिटेल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, या जिसका आपको एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, वो यूज करें अपने एक्सपीरियंस को, वो स्मार्ट प्लानिंग की तरफ आप चले जाएंगे। लेकिन जो बड़े टास्क हैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीजें आपके जहन में नहीं रहती हैं, आपको चीजों को लिखना पड़ता है, डिटेल के साथ देखना पड़ता है। जैसे वो बजट की एग्जाम्पल आपके सामने रखी है, आप में से अगर किसी ने वो एग्जाम्पल इस्तेमाल की हो या करना शुरू कर दें, आप देखें कि वो आपके कितनी बड़ी प्लानिंग है बजटिंग की, जो एग्जाम्पल आपको करवा के दी गई थी, तो बजट, घर का बजट किस तरह बनाते हैं, तो ये चीज उसके अंदर फर्क आ जाती है। जी जनाब, ये क्लियर हुआ है जी, क्वालिटीज प्लान्ड इन नॉट इंस्पेक्टेड है। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, इसको हम आगे लेके चलें, आगे जाके दोबारा डिस्कस होगा, इकट्ठा इसको डिस्कस करेंगे। इसके आगे आते हैं जी हमारे पास प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन। जी ये बताएं जी, प्रिवेंशन अच्छी चीज है कि इंस्पेक्शन अच्छी चीज है? प्रिवेंशन। कैसे जी, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा एग्जांपल से। सर अगर लॉस ही हम प्रिवेंट कर रहे हैं, जो हमें मसला आगे जाके आना है, अगर वो ही हम प्रिवेंट ही कर लें तो हमें बाद में इंस्पेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा, सारे प्रोसेसर नहीं करने पड़ेंगे रिपीट, ताकि हम वो एरर ढूंढ सकें। How can you say that if you have prevented the things you do not need to inspect the things? वो इतना डिटेल के लिए सिर्फ उसी की वजह से नहीं इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम थॉरोली नहीं करेंगे। अगर इंस्पेक्शन वैसे हम रूटीन वाइज करेंगे, ऐसे अगर कोई एरर आ जाता तो हमें डीपली गो थ्रू होना पड़ेगा, हर चीज देखनी पड़ेगी कि ये एरर कहाँ से आया। ये बताएं कि प्रिवेंशन अगर आप करते हैं तो हाउ यू विल गेट द स्टेटस दैट योर प्रिवेंशन इज राइट? Without inspection, can you judge that your prevention is going in the right direction? No sir. It means that inspection is also necessary there. देखिए जी, ये असल में यहाँ पे ये पॉइंट रखा ही इसी वजह से गया है कि प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन, इनमें किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है कि इनमें इंफीरियर कौन है और सुपीरियर कौन है।
बोथ आर नेसेसरी। अगेन रिकॉल दी क्वालिटी साइकिल, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस साथ साथ चलते हैं। इस वजह से प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन भी साथ साथ चलेंगे। नो डाउट प्रिवेंशन इज नेसेसरी। आप शुरू से सारी चीजें अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि क्वालिटी इज प्लान्ड इन, तो वो प्रिवेंशन की ही एक किस्म है। लेकिन ये इसकी वजह से ये हम कहें कि इंस्पेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। प्रिवेंशन उस वक्त तक प्रिवेल ही नहीं कर सकती, आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्रिवेंशन आपको रिजल्ट्स दे रही है कि नहीं दे रही, जब तक कि आप इंस्पेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन मीन्स टू असेस द रिजल्ट्स, टू एवेल्युएट द रिजल्ट्स, टू गेट द स्टेटस दैट हाउ यू आर गोइंग। तो जब तक आपको स्टेटस का ही नहीं पता लगेगा तो आप प्रिवेंशन के बारे में राय कैसे दे सकते हैं। और इसी तरीके के साथ सिर्फ इंस्पेक्शन करते रहें और प्रिवेंशन ना करें तो आप तो एक क्या लेंगे, वो कोलू के बैल बन जाएंगे, एक ही साइकिल के गिर्द घूमते रहेंगे और कोई रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। तो इट मीन्स दैट प्रिवेंशन एंड इंस्पेक्शन बोथ आर नेसेसरी एंड दे बोथ एग्जीक्यूट पैरेलल। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इनका आपस में साथ, ये दोनों साथ चलेंगे तो देन वी विल गेट द रिजल्ट्स एंड देन वी विल गो इनटू द राइट डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली वी विल अचीव द क्वालिटी। फिर जाके हम क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। तो दोनों चीजें जो हैं वो नेसेसरी हैं, इसमें कोई किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है कि इनमें इंफीरियर कौन है और इनमें सुपीरियर कौन है। जी गेट दी कॉन्सेप्ट जी, प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन का। जी शहजाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर प्रिवेंशन सही तो तरीके के साथ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन आपकी कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन डेफिनेटली उसके अंदर आपको करेक्शंस कम से कम करनी पड़ेंगी और उस वजह से आपके पास फिर उसी तरीके के साथ प्रिवेंशन के जो बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं या एक्शंस डिवाइस करते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे और ज़्यादा क्लियर होंगे। लेकिन जाहिर है कि वो करनी तो पड़ेगी ना, वो प्रोसेस तो इंस्पेक्शन का रखना पड़ेगा आपको। वो सही, जितना सही तरीके के साथ आप रखेंगे उतना ही बेहतर तरीके के साथ करेंगे। सामा आपकी बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर अगर हम बहुत ज्यादा प्रिवेंशन भी सर मैंने इंस्पेक्शन लिख दिया, यहाँ प्रिवेंशन लिखना था कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रिवेंशन भी करें ना तो वो 80% तक इफेक्टिव होती है, उसके बाद 20% हमें इंस्पेक्शन करनी ही पड़ती है बाद में, कि प्रिवेंशन टोटली 100% इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम केस इसका 80% है। देखिए इसमें ये परसेंटेज को ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये कोई असूल नहीं बन सकता है। आप सिंपली इस चीज को साथ रखें कि आपको दोनों प्रोसेसेस, इंस्पेक्शन के भी और प्रिवेंशन के भी, दोनों को साथ साथ रखना पड़ेगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट्स आ सकते हैं, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। तो इसमें परसेंटेज ये डिपेंड करता है ना कि आपको कितने अच्छे तरीके के साथ प्रोसेसेस को डिवाइस करते हैं और अप्लाई करते हैं, उनके लिहाज से ये चीजें चलती हैं। अब अगर आपके प्रिवेंशन के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो इंस्पेक्शन आपको रिजल्ट्स उसके बड़े पुअर देगी कि आपका स्टेटस सही नहीं चल रहा है। तो उन स्टेटस को सही करने के लिए जाहिर है कि फिर अगेन आपको प्रिवेंशन में जाके उसको सही करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा और अपने इंस्पेक्शन के रिजल्ट्स को के प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें हम प्योरली जो परसेंटेज के लिहाज से नहीं कर सकते, ये डिपेंड कर रहा होता है कि एक्चुअली चीजें किस तरह से चल रही होती हैं, तो उनके लिहाज से हमें देखना पड़ता है। तो हम सिंपली इसको यहां तक लेके चलें तो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी कि बोथ आर नेसेसरी, इंस्पेक्शन भी और प्रिवेंशन भी। प्रिवेंशन के अंदर ये है कि जितना अच्छे तरीके के साथ आप प्रोएक्टिव चलेंगे, जितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चलेंगे, जितना ज्यादा आप थॉरोली होमवर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने काम के, अपने प्रोसेसेस के ऊपर नजर रखेंगे और उनको बेहतर करते चले जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी। लेकिन द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन मस्ट बी देयर, वो लाजमी आपको रखना पड़ेगा। ये इसी तरीके के साथ लें कि हम यहाँ पे क्वालिटी ओरिएंटेड लेक्चर्स ले लेते हैं, बेहतरीन किस्म के आपके लेक्चर्स अवेलेबल है ना, यूट्यूब के ऊपर भी हैं, फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है, बेहतरीन किस्म के प्रैक्टिशनर्स के ये लेक्चर्स आपके तमाम सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। तो आप ले लें, उसके बाद आप उनकी इंस्पेक्शन ना करें। इंस्पेक्शन क्या है? आपके ये मिड टर्म, फाइनल टर्म, आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विजेस, ये ना लें, ये है इंस्पेक्शन। तो क्या उसका फायदा होगा? हमें पता ही नहीं लगेगा रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो हम कंप्लीटली तौर पर एलिमिनेट नहीं कर सकते इंस्पेक्शंस को, वो लाजमी आपको रखनी पड़ेगी, बल्कि बड़ा अच्छे किस्म के रखेंगे तो आपके पास जितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उतना अच्छा फिर आप उसके बाद उनके ऊपर प्रिवेंशन की पॉलिसीज लेके आ सकते हैं और एक्शंस लेके आ सकते हैं। तो इस वजह से बोथ आर नेसेसरी, इंपेरेटिव। जी गॉट द कॉन्सेप्ट?
इसके बाद जनाब आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ यू वांट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ज़हन में रखिए, फर्ज करें PUCIT है, PUCIT के पूरी PUCIT के अंदर हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना चाह रहे हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इसको अप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी एक प्रोजेक्ट की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे अगर हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन करेगा? जी उमेर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें ये सबकी जिम्मेदारी होती है, एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन हिज और हर डोमेन। जो जिस जगह के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, जिस डोमेन में काम कर रहा है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों के तहत रहते हुए हर एक की जिम्मेदारी है। टॉप पे ऊपर अगर प्रिंसिपल बैठे हुए, अगर हम PUCIT की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर टॉप के ऊपर बैठे हुए प्रिंसिपल साहब हैं और सबसे लोअर साइड के ऊपर एक स्वीपर है या एक अटेंडेंट है, तो अटेंडेंट की भी उतनी जिम्मेदारी है और प्रिंसिपल साहब की भी उतनी जिम्मेदारी है। हर एक ने अपने डोमेन के अंदर अपनी जिम्मेदारियां अगर क्वालिटी सिस्टम के तहत जो उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो उसको मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, जो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दी जाती है, उसके मुताबिक अगर वो काम करता है तो ही इज जस्टिफाइड विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पूरा रोल उसी तरह से अदा कर रहा है जिस तरह से एक प्रिंसिपल अदा कर सकता है। तो हर एक की जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई अलग नहीं है कि अगर एक अटेंडेंट है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है और एक प्रिंसिपल है तो उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ये एक नेटवर्क है, बल्कि ये कहा जाता है कि टू अचीव द क्वालिटी इट इज नॉट द टास्क टू अचीव इट बट इट इज अ कल्चर टू बी इवॉल्व्ड। ये कल्चर है जो कि इवॉल्व होता है, इसको कल्चर कहा जाता है और कल्चर के अंदर सारे आते हैं, उसके अंदर सारे लोगों का अपना एक रोल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस थिंग इज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ एवरीवन, हर एक की जिम्मेदारी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुने जो कि इसको बिल्कुल एलेबोरेट कर देती है, वाजे कर देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन जिम्मेदारी के लिहाज से काम करते हुए हर एक को देखना है कि इसका फ्लो कैसे चलेगा। नोट कीजिएगा कि इसका जो फ्लो चलता है दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम की तरफ इसका फ्लो चलता है। ऊपर से जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि अब हम डिस्टिंग्विश करने लगे हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है और कम जिम्मेदारी किसकी है, या रिलेटिवली किसकी कम है। तो सबसे टॉप की जिम्मेदारी जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट की होती है। जो ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे अगर हम PUCIT की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आती है। दैट पर्सन नीड टू पर्सोनिफाई और टू डू हिज वर्क लाइक लीड बाय एग्जांपल। जो टॉप पे बैठे हुए हैं उनको लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा, उसका एक असर चढ़ेगा। जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी किसकी बनती है? टॉप मैनेजमेंट की बनती है। अब देखिए ना कि अगर ये कहते हैं तो प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं कि जितने भी इंप्लॉइज हैं वो सारे के सारे टाइम पे हैं। सुबह फॉर एग्जांपल 8 बजे का टाइम है, 8 बजे सारों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए अपने अपने ऑफिस के अंदर या अपने अपने वर्क प्लेस के ऊपर होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुद लेट आते हैं, खुद वो 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं। तो जाहिर है कि नीचे वाले जो है वो अपनी ही डोमेन के अंदर रहते हुए इस लीवरेज को इस्तेमाल करेंगे कि जब प्रिंसिपल साहब भी 10 बजे आ रहे हैं तो हमें 8 बजे आने की क्या जरूरत है। तो वहीं से काम खराब होना शुरू हो जाएगा। वहीं से ही आपका जो आपके जो ख्वाब है कि आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चलेंगे वो नहीं आ सकता। तो जो टॉप की का जो फ्लो है इसका क्वालिटी को अचीव करने का, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। टॉप वाले जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा इस चीज को लेकर चलेंगे। वी हैव द एक्सपीरियंस कि अब तक जितना हमने काम किया है, मैंने अपने ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखा है कि हमने जहां जहां पर भी जो टॉप के ऊपर बंदा बैठा हुआ है वो जितना ज्यादा प्रोफेशनल है, जितना ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड है, जितना ज्यादा रेगुलर है, जितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, जितना ज्यादा क्लियर है अपने काम के बारे में, उसके नीचे वाले भी उतने क्लियर हो जाते हैं। लेकिन नीचे वाले लोग बेशक अच्छे हैं,
अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनका टॉप के ऊपर बंदा बैठा हुआ जो लीडर है, जो उनको हेड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, वो अगर कमजोर है या वो उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से करना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के कॉम्प्रोमाइजेज हैं या वो चीज़ों को सही तौर पर नहीं करता, उसका असर नीचे ट्रिकल डाउन करता है, नीचे वाले लोग भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्वालिटी की का जो फ्लो है, ये हमेशा याद रखें, दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जिम्मेदारी हर एक की होती है, वो सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, अपनी अपनी डोमेन में होती है, लेकिन उसका जो असर चलता है वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी क्लियर हुआ है जी? चलिए आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने जरा देख के आना है जी, ये जो बाकी कॉन्सेप्ट हमने छोड़े हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, इनको जरा देखिएगा, बुक के अंदर भी देखिएगा, नेट के ऊपर भी देखिएगा, खुद भी सोचिएगा कि ये क्या होता है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मल लेक्चर जो है वो हम यहाँ तक आज रखते हैं जी। 9:30 बजे तक मैं अवेलेबल हूँगा आपके क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। जो फॉर्मल लेक्चर है उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो जो सवाल पूछना चाहें तो जनाब वो देखें आज के।